नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 2011 से लेकर के 2022 तक के बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते चलेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हमेशा आप लोग को यानी कि एग्जाम के पहले तक ये साइंस और मैथ का कराया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट 1। और इस सेट में बच्चों ये क्वेश्चन कोई ऐसा वैसे नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं जी, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे जितने भी क्वेश्चन इस सेट में बनाया जाएगा उसको आप लोग देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हुआ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। बच्चों क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन 3, सी है 2 और डी है 4। बच्चों बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप लोग करना क्या है बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि क्या इसका जवाब होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन सी जो है सही होगा बच्चों। प्रकाश के 2 नियम होते हैं, ठीक है। 2 नियम होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के प्रवर्तन में 2 नियम। पहला नियम कहता है, पहला नियम होता है बच्चों कि आपतित किरण अपवर्तित किरण ऐसे होता है। कोई रेखा होता है और उस पर कोई क्या होती है, किरण आपतित होती है और आपतित होकर के प्रवर्तित हो जाती है, ठीक है। और ये है उसका अविलंब है। यहाँ पे आप आपतन कोण बनता है और यहाँ पे प्रवर्तन कोण बनता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नियम होती है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, ठीक है। एक ही तल में तीनों होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। आपतन कोण प्रवर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, यानी कि 2 नियम होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की स्नेल के नियम क्या है। आपको बताना है बच्चों कि स्नेल का नियम क्या होता है। जवाब दीजिए बच्चों, स्नेल का नियम क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है बच्चों, तो ऑप्शन है साइन आई बाई साइन आर। दूसरा ऑप्शन है साइन आई बट्टा साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट। तीसरा है साइन आई आई इजकल टू साइन आर, साइन आई इजकल टू साइन आर। और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो जवाब दीजिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। सॉरी, स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम होता है इक्वल टू बच्चों कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्नेल का नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिवर्ती धारा किस उपकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। बच्चों आपको बताना है कि प्रतिवर्ती धारा किस उपकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है जनित्र, दूसरा ऑप्शन है बैटरी, तीसरा ऑप्शन है टॉर्च और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जवाब देना है कि प्रतिवर्ती धारा किस उपकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आंसर होगा, आंसर आप लोग भी कमेंट में करते रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, यानी कि जनित्र हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा प्रतिवर्ती धारा जो है किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों, तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नंबर 4 है ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है बच्चों। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है
कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है, गणितीय मान क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। दूसरा है आई इजकल टू वी आर, तीसरा है आर इजकल टू आई वी, और डी नंबर ऑप्शन चुनोगे बच्चों, तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा बच्चों। ओम का नियम होता है V इजकल टू आई आर होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चे इसका आंसर हो जाएगा V इजकल टू आई आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना, ऑप्शन कौन सा सही होगा जी, ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, यानी कि V बराबर आई आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चलिए जी, बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ये है, कह रहा है कि बताइए दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। बच्चों आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष द्वारा किस लेंस का उपचार, दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी है बाइफोकल लेंस और डी है द्विफोक्सी लेंस। आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपचार किया जाता है, किस लेंस से उपचार किया जाता है दूरदृष्टि दोष। तो बच्चों आंसर होगा आपका उत्तल लेंस हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। आपको बताना है कि आवर्त कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन है यहाँ पे 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा है 14 और चौथा ऑप्शन है 15। अब बताइए बच्चों कि कार्बन किस ग्रुप का तत्व होता है बच्चों। तो बच्चों आपका आंसर होगा सी, ग्रुप 14 का तत्व होता है कार्बन, ठीक है बच्चों। किसका होता है, ग्रुप 14 का होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। बच्चों आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, और ऑप्शन आपके सामने है 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा है 11 और चौथा है 15। आपको बताना है बच्चों कि कार्बन की सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। बच्चों जवाब दीजिए इसका आप लोग कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। चलिए जी आपको बताना है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। चलिए तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बच्चों। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान। 6, आपको बताना है 6, 7, 8 और 10। बच्चों बताइए इसका जवाब क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी, तो 7 होता है शुद्ध पीएच मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है। बच्चों आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है वर्ग,
वर्ग, दूसरा है आवर्त, तीसरा है आयत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों आपको बताना है कि आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार होता है उसको क्या कहा जाता है। बच्चों वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, आयत कहा जाता है कि कोई नहीं। तो बच्चों आंसर होगा आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में कुल आवर्त की संख्या कितनी है बच्चों। तो कुल आवर्त की संख्या आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या कितनी है 18 है। क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम धातु के एक अयस्क का नाम बताइए। बच्चों आपको बताना है कि एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क इसमें से कौन होगा बताना है। ऑप्शन आपके सामने है हेमेटाइट, दूसरा ऑप्शन है ऑक्साइड, तीसरा है डोलेमाइट और चौथा है बक्साइट। जवाब दीजिए बच्चों कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन सा होता है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बक्साइड होता है। और कोई पूछे कि बक्साइड का फार्मूला बताइए तो क्या होगा बच्चों, फार्मूला होगा Al2O3 इंटू 2H2O होता है बच्चों। क्या होता है जी, 2H2O होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का बक्साइड का अयस्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बायो का है, तो चलिए बायो वाले सर कराएंगे इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। सब क्वेश्चन कराया जाएगा बच्चों, पहले जितना भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम करा लेते हैं, उसके बाद बायो वाले सर कराएंगे बायो का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज, क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जवाब दीजिए बच्चों। ऑप्शन है ऊष्मीय, दूसरा है चुंबकीय, तीसरा है रासायनिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों जवाब दीजिए कि फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों आंसर होगा आपका ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है जी, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन, विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है V इजकल टू आई है, तो R इजकल टू क्या होगा, V बाई आई होगा। तो बच्चों R इजकल टू V बाई आई हो जाएगा। R इजकल टू V बाई आई, देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो दिया होगा वहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बच्चों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है इसको आपको बताना है। ऑप्शन है डीसी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एसी और तीसरा है ए और बी, दोनों की डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों देखो जनरेटर से एसी प्राप्त किया जाता है और बैटरी से डीसी प्राप्त किया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ मैकेनिज्म में परिवर्तन कर दो आप, तो दोनों आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, एसी भी और डीसी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर सी के साथ जाइएगा, ऐसे आंसर इसका ए भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, क्वेश्चन है बच्चों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, अवतल, उत्तल, समतल की कोई नहीं। बच्चों जवाब दीजिए कि अवतल दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। बच्चों बताना है विभवांतर का एसआई मात्रक। ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा है कूलाम और चौथा है वाट। आपको बताना है बच्चों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। तो बच्चों आंसर होगा आपका वोल्ट। ठीक है बच्चों, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। फिर एक क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं।
बच्चों बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा 3 और चौथा है 4 प्रकाश के अपवर्तन। तो बच्चों आंसर इसका होगा आंसर नंबर बी। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाव, अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है। आपको बताना है कि 1 वोल्ट कितना कहलाता है, आपको बताना है बच्चों। आपके पास ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलम, तीसरा ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों वोल्ट पूछ रहा है तो V बराबर W/Q होता है, W/Q होता है। तो 1 वोल्ट कब आएगा? जब कार्य हो 1 जूल, 1 जूल और आवेश भी कितना हो? 1 कूलम हो। तो यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू होगा 1 J/C। कितना होगा बच्चों? J/C हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल बट्टा कूलम, 1 जूल बट्टा कूलम, 1 जूल बट्टा कूलम, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चों। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा कूलम होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है चयन, ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा है ऊष्माक्षेपी और चौथा है ऊष्माशोषी। आपको बताना है श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये सब जितने भी क्वेश्चन चलाया जा रहा है बच्चों सब शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देख कर जाना है। ऐसे 10 से 12 सेट आपको कराया जाएगा बच्चों, और ये आप करके जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सब यही आपको देखने को मिलेगा और आप अच्छा कर पाओगे। यानी कि आप 80 में 80 नंबर जो है करके ला लोगे आप लोग। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग खूब अच्छे से देखिए और अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। वो बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। बता, ऑप्शन है कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम और लोहा। बताना है बच्चे, जवाब दीजिए कमेंट में। आप लोग एकदम आप लोग सोए नहीं रहिए, जवाब देते रहिए कि इसका जवाब क्या होगा बच्चों। आपको बताना है कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो बच्चों जवाब होगा इसका ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है क्या? ये चांदी होता है। तो आंसर हो जाएगा एजी। एजी का मतलब होता है चांदी। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। बच्चों आपको बताना है कि आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ है उसको क्या कहा जाता है। चलिए बच्चों जवाब दीजिए कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है वर्ग, दूसरा है आवर्त, तीसरा है अपरूप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए बच्चों, ये सभी थ्योरी को आपको पढ़ाया जा चुका है तो जवाब देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आना नहीं चाहिए। चलिए बच्चों जवाब दीजिए, बताइए बच्चों क्या होगा। तो ऑप्शन देखिएगा जी, आवर्त सारणी के उदग्र, उदग्र माने वर्टिकल कॉलम पूछ रहा है तो बच्चों आंसर होगा इसका वर्ग। आवर्त सारणी के
हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल नहीं है जी, वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम को क्या कहेंगे बच्चों? तो वर्ग कहेंगे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपको बताना है उपधातु कौन है। लोहा, कॉपर, निकेल, एसबी। एसबी का मतलब होता है बच्चों एंटीमनी होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर सा ये टर्म है। ठीक है, सिंबल इसका बहुत ही खास होता है, एंटीमनी का एसबी होता है। तो धातु कौन हो जाएगा बच्चों? एसबी हो जाएगा। इसको एंटीमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंटी एंटी ये एंटीमनी है बच्चों। ठीक है, इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पीतल, क्वेश्चन है बच्चों कि पीतल है, पीतल क्या है आपको बताना है। धातु, अधातु, मिश्र धातु की उपधातु। जवाब दीजिए बच्चों कि पीतल। पीतल को बच्चों ब्रास कहा जाता है, इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है। और ब्रास किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है जी, रिपीट किया गया है, आपको याद भी हो जाना चाहिए कि तो पीतल क्या है बच्चों? पीतल मिश्र धातु है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अम्ल के विलयन का पीएच मान होता है। आपको बताना है कि अम्ल के विलयन का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, कि इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो अम्ल का पीएच मान बच्चों 7 से कम होता है बच्चों, 7 से कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के ब्यूटेन। बच्चों सरलतम का मतलब उस कार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो आपको बताना है सरलतम हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है बच्चों? तो आंसर होगा इसका ए, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहा जाता है। तो कहा जाता है जी, मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जो है बायो का है, तो बायो वाले सर से आप देखिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं आप। ये भी बायो का क्वेश्चन है, इधर लगातार बायो है। तो बायो है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों। 36, 36 देखिएगा कि सल्फर, सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फर जैसे आप जानते हैं बच्चों कि सल्फर का संकेत एस होता है। ठीक है, तो सल्फर किस रूप में पाया जाता है आपको बताना है। आप जवाब दीजिए बच्चों, एस की एस8 की P2 की S4। पी नहीं है जी, एस है, S8 है, S2 है और S4 है बच्चों। जवाब दीजिए कि सल्फर किस रूप में पाया जाता है बच्चों। आंसर होगा बी, यानी कि सल्फर जो है ना S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोना Au मतलब सोना, O2 ऑक्सीजन। जवाब दीजिए बच्चों कि निम्न में कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो सोना है बच्चों। ठीक है, सोना। याद रखिएगा बच्चों, एक और आप लोग जवाब दीजिए कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जवाब दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। आपको बताना है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हीलियम। बताइए बच्चों कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों जवाब होगा इसका, बच्चों इसका जवाब होगा कौन ऐसी धातु है
अधातु है जो सुचालक होता है, तो बच्चों आंसर होगा इसका ए यानी कि कार्बन। और कार्बन में कौन, तो ग्रेफाइट। बच्चों आप जानते हैं कि कार्बन के 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और फ्लोरीन और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा है ये कि निम्न में कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोना, चांदी, मरकरी और प्लेटिनम। कौन है बच्चों, तो बच्चों इसका जवाब होगा कौन, तो इसका जवाब होगा बच्चों पारा यानी कि Hg होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, कुल 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 उपधातुओं की संख्या कितनी है। बच्चों आपको बताना है कि सब मेटल की संख्या कितनी है, 5, 7, 20 की 91। बच्चों बताइए कुल उपधातुओं की संख्या कितनी है। बच्चों कुल उपधातुओं की संख्या 7 होती है। कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर बी होगा। 40 का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना एकदम आपको घबराना नहीं है, आराम से इसको आपको समय देना है, क्योंकि क्वेश्चन बाबू ये सब पूछा हुआ है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो एकदम आपको आराम से देखना है, समझ समझ के इसको, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3, NaH और NaCl। बच्चों सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। बच्चों क्या होता है जी फॉर्मूला, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। चलिए तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 41 का, 41 का आंसर हो जाएगा बच्चों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु संख्या होता है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है आपको बताना है, 26, 27, 56, 70। बताइए बच्चों लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, जवाब दीजिए बच्चों। बच्चों लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है जी, तो 26 होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, आपको बताना है बच्चों कि एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है। CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n-2 के इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए बच्चों कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बच्चों एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय यानी कि पुनः प्राप्त होने वाला संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, सूर्य, कोयला, लकड़ी और डीजल। तो बच्चों इसका आंसर होगा सूर्य, क्योंकि एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है, ये बार बार रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस के कारण होती है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस के कारण होती है, आपको जवाब देना है बच्चों। ऑप्शन है O2, N2, CO2, H2। जवाब दीजिए बच्चों कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस के कारण होती है बच्चों, तो आपका आंसर होगा बच्चों CO2। और एक क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों कि वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है। चलिए कमेंट में इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि कितना % पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विबंध पाया जाता है बच्चों, आपको बताना है कि द्विबंध किसमें पाया किसमें पाया जाता है। CH4 में, कि C2H2 में, कि C3H8 में, कि C4H2 पे। हम कुछ नहीं, देखिए बच्चों
डबल बॉन्ड उसमें पाया जाता है जिसकी फार्मूला होती है CnH2n। CnH2n Cn तो चलिए बच्चों देखेंगे क्या फार्मूला क्या होता है। CnH2n होता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये जितना कार्बन है उससे ज्यादा इसमें क्या है, उससे दुगुना हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, द्विबंध वाला, ठीक है। निम्न में किसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है बच्चों। सहसंयोजक बंधन किसमें पाया जाता है, NaCl, MgCl2, CH4, AlCl3। बच्चों सहसंयोजन बंधन उसमें पाया जाता है जो अधातुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इसमें धातु का ये धातु है तो ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये सहसंयोजन होगा बच्चों। आंसर हो जाएगा इसका बच्चों क्या होगा जी, तो आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बच्चों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभी लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चल देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। आपको बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। ऑप्शन है Al2O3, Na2O, MgO और CaO। बताइए बच्चों उभयधर्मी कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसका होता है, तो एल्युमिनिया का होता है या तो जिंक का होता है बच्चों। तो आपका आंसर होगा Al2O3 होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 ओम तथा 4 ओम का दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बताइए। समानांतर क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध, तो 1/R निकालने का फॉर्मूला होगा 1/R1, तो 1/2 प्लस 1/4। लघुत्तम करेंगे तो लघुत्तम होगा 2, 2 दूना 4 तो 2 और ये 4 एकम 4 1, तब ओहो लघुत्तम 4 न हो जाएगा बच्चों 4, तो 2 दूना 4 2 3 तो 3/4। जब इसको पलटेंगे बच्चों R निकालेंगे तो 4/3 होगा, 4/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि घरों में लगी विद्युत युक्तियां किस क्रम में जुड़े रहते हैं। घरों में लगी युक्तियां किस क्रम में जुड़े रहते हैं, श्रेणी में, समानांतर में कि मिश्रित में बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा घरों में युक्तियों को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसमें बच्चों, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 50 का आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हुआ। और बायो वाले सर से आप बायो के क्वेश्चन को देखिए क्या इसका आंसर हो। गुड इवनिंग बच्चों, चलिए आज हम लोग जानते हैं इस प्रैक्टिस सेट में जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। तो बच्चों देखिए जीव विज्ञान का जो पहला प्रश्न है आपके सामने कि अमीबा का पाचन कैसे होता है। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो पोषण की प्रक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। तो अमीबा में परपोषी की क्रिया होती है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अमीबा का डायग्राम कैसे होता है। तो देखेंगे कि जो अमीबा होता है उसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ना यहाँ पे ये जो आपको ये संरचनाएं दिख रही हैं जो अनियमित आकृति वाली हैं इनको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। अब ये जो सीडोपोडिया है इसी के मदद से ये अमीबा करता क्या है, तो देखिए इसी के मदद से मान लेते हैं ये फूड है, क्या बच्चों ये है फूड। अब इसी के मदद से करता क्या है, तो ये भोजन को ग्रहण करता है। अब कैसे ग्रहण करता है आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। देखिए
आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, सामने भोजन है, और ये जो सीडोपोडिया है, इसी सीडोपोडिया से करेगा क्या, तो इसी सीडोपोडिया से ये कर लेगा, देखिए इसको कवर कर लेगा। अब कवर कर लेगा तो यहाँ पे देखिए जो संरचना बन रही है, इसको हम कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब खाद्य रिक्तिका में होता यही है कि इसके कोशिका द्रव्य में जितने भी एंजाइम्स है प्रवेश कर जाते हैं और भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो पूरी तरह सही है, क्योंकि देखिए अमीबा में तो अमाशय होता नहीं है, तो ये तो गलत ही होगा, त्वचा के द्वारा होता नहीं है, और ना ही इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इसका जो होगा, जो प्रश्न 11 नंबर है, ऑप्शन नंबर होगा ए, कुटपाद से। ठीक है, अब प्रश्न है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तो एक बात समझेंगे आप कि तिलचट्टा में त्वचा तो होता नहीं है, तो बी नहीं हो सकता है, फेफड़ा भी नहीं होता है, और ना ही गलफड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो नहीं है कि तिलचट्टा में श्वसन अंग क्या है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। लेकिन आप जान लीजिए कि तिलचट्टा में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह होती है ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, तो ट्रेकिया के द्वारा होती है। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न 13 है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि कोशिका में एक महत्वपूर्ण संरचना होती है, कोशिकांग होता है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, तो वह एनर्जी को जनरेट करता है। अब एनर्जी को जनरेट करता है और साथ ही साथ उस एनर्जी को स्टोर करता है किस रूप में जी, तो एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो इसलिए हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो प्रश्न जो 13 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर प्रश्न 14 है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है। यानी कि बच्चों पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा आप बीपी को, रक्तचाप को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बीपी कहते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो बीपी होता है ये होता है 120/80, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि बीपी का वैल्यू कितना होता है, एक नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो 120/80। तो यहाँ पे समझिएगा रक्तचाप की माप किस उपकरण के द्वारा की जाती है, यानी कि बीपी को हम किस उपकरण के द्वारा मापेंगे। तो थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर तो होगा नहीं, फिर ये ओडीमीटर भी नहीं होगा, ना ही रिएक्टर स्केल होगा। ऑप्शन नंबर जो सही है एस्पिग्मोमैनोमीटर, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो बीपी की जांच करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह होगा सी। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही आसान है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, चलिए बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जॉन मेंडल, फिर न्यूटन, फिर हुक, और ये इनमें से कोई नहीं, न्यूटन। तो एक्चुअली देखिए न्यूटन को हम लोग फिजिक्स के जनक बोलते हैं। किसके बोलते हैं बाबू, फिजिक्स के जनक। फिर यहाँ पे जो हुक है ये सेल बायोलॉजी के जनक हैं या साइटोलॉजी के जनक होते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है जॉन मेंडल, एक्चुअली इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जीजे मेंडल। तो अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बच्चों, वो है मेंडल, या आप उन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल भी कह सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आपको सामने मिल जाएंगी। उत्पाद किस में पाया जाता है। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने आपको बताया था, एक प्रश्न था कि अमीबा में जो पाचन की प्रक्रिया होती है या भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वह किसके द्वारा होता है। तो हमने बताया था आपको कुटपाद के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन, ये प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि क्या कुटपाद पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, क्या अमीबा में पाया जाता है, कि किनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो अमीबा है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको बता भी दिया, एक्सप्लेन कर लिया है कि अमीबा में उत्पाद से ही क्या होता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। फिर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। एक बात समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मानते हैं कि एक प्लांट है। अब प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में आपको पत्तियां भी मिलती हैं, ठीक है, इसमें आपको जड़ भी मिलेंगे, फिर ये
तना भी होता है, फिर देखिएगा तो इसमें फूल भी रहते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लावर भी रहते हैं। एक बात समझिए, जो जड़ होता है, तना होता है और पत्तियां, ठीक है बच्चों, ये है पत्तियां, ठीक है। तो जड़, तना और पत्तियां जो होती हैं वे पौधे के कायिक भाग होती हैं, जबकि यहाँ पे जो पुष्प होता है ये होता है जनन भाग। क्या होता है बच्चों? जनन भाग होता है, और जनन भाग में ही लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, पत्तियों के द्वारा तो नहीं होगा, फूल के द्वारा होता है, तना के द्वारा तो कायिक जनन होगा, और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा फूलों द्वारा, यानी कि पौधों में जो पुष्पी पौधे होते हैं, इनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा होता है, ठीक है। अब एक निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है कि वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जो वृक्क है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं किडनी, और वह जो किडनी है वो उत्सर्जी तंत्र का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, वृक्क। इसे बोले तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा वृक्क, यानी कि निम्न से कौन उत्सर्जक है? तो है किडनी। फिर पूछा जा रहा है कि शुक्राणु बनता क्या है? एक बात समझने का प्रयास करेंगे, ये जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु है यह मेल गेमिट होता है। क्या होता है बच्चों? ये होता है मेल गेमिट। नर युग्मक कहते हैं इसको हिंदी में, नर युग्मक कहते हैं। अब जो नर युग्मक है नर में ही बनेगा। तो देखिए, मूत्राशय में नहीं बनता है, गर्भाशय में ये तो फीमेल का हिस्सा है, अंडाशय भी फीमेल का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वृषण यानी कि टेस्टिस। तो बच्चों यहाँ पे जो शुक्राणु बनेगा कहाँ बनेगा? तो बनेगा वृषण में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बच्चों आप इसका जवाब खुद बताएंगे कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन की ओर, वायु, मृदा, जल की जीवधारी। एक बात समझिए, वायु भी नेचर से ही मिलता है, मृदा भी नेचर से ही यानी प्रकृति से मिलता है, और जल भी नेचर से ही मिलता है, और जीवधारी भी नेचर में उत्पन्न हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो ये प्रश्न है वो एक और ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वह है कि इंसुलिन की कमी से क्या होती है? बच्चों पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से क्या होती है। तो सबसे पहले आप हमको बता देंगे कि इंसुलिन होता क्या है। अगर नहीं पता है तो देखिए, जो इंसुलिन होता है ना बच्चों, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या बच्चों? एक इंसुलिन एक हार्मोन है। अभी जो इंसुलिन है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है ना, उसमें एक अंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं बच्चों? पेनक्रियाज कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय में एक संरचना होती है, एक जगह होता है। अग्नाशय में क्या होती है बच्चों? अग्नाशय में ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसी में बच्चों बनता है इंसुलिन। क्या बनता है जी? बनता है इंसुलिन। ओके, अब इंसुलिन क्या हार्मोन है, इसका निर्माण पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जब होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इंसुलिन करता क्या है। तो इंसुलिन जो है बच्चों, वह ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जब इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तब उसको हम लोग कहते हैं मधुमेह, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं
डायबिटीज। तो बच्चों ये था इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो होती है मधुमेह। अब यहाँ पे घेगा, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, घेगा आयोडीन की कमी से होती है और बौनापन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन की कमी से होती है। अब हम लोग देख लेते हैं और प्रश्न है कि नहीं। बच्चों इस सेट में इतने ही प्रश्न थे, उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न के जवाब आपको क्लियर हो गए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे। और साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।